देखिए इसमें परासरण दाब है लास्ट इसका। परासरण दाब को जानने से पहले हम लोग को परासरण जानना है। परासरण क्या होता है, ठीक। जब परासरण जानेंगे तब जाके परासरण दाब समझ पाएंगे। दूसरी बात समझिए कि अब इसको जानने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली जानना पड़ेगा। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है समझिए। जैसे मान लीजिए कि 2 विलयन है, 1 विलयन इधर हो गया और 1 विलयन इधर हो गया, ठीक। 2 विलयन है और दोनों विलयन के बीच में एक झिल्ली लगा दी है। इस झिल्ली का नाम अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों है समझिए। अर्धपारगम्य, इस झिल्ली का नाम अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों है समझिए। और इस विलयन में एक विलयन जो है तनु है, इस विलयन का नाम है तनु विलयन, ठीक। और इस विलयन का नाम है सांद्र विलयन। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तनु और सांद्र के बारे में। तनु यानी हल्का पतला, सांद्र यानी गाढ़ा, ठीक ना। तो इस विलयन में भी विलायक होगा और इस विलयन में भी विलायक होगा। तो ऐसी झिल्ली जो 2 विलयनों को अलग करने का काम करती है, लेकिन किस प्रकार समझिए। ऐसी झिल्ली जो अपने में से होकर तनु विलयन के विलायक के कण को सांद्र विलयन में प्रवाहित कराती है, ठीक ना। यानी कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कण क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं या जाते हैं, ठीक। तो उस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। विलायक के ही कण केवल जाएंगे। क्यों, देखिए इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए मैं किशमिश ले लूं। किशमिश, अगर किशमिश को मैं पानी में डाल दिया तो किशमिश सूखा होता है। पानी में डाल देते हैं तो पानी के जितने कण हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उसमें जो झिल्ली होती है किशमिश में, और पानी क्या है, विलायक है। तो विलायक है इसलिए इससे कण क्या हो गए, उसमें प्रवेश कर गए। अगर यही विलेय रहता, जैसे नमक में डाल देंगे, चीनी में डाल देंगे अगर किशमिश को, तो नमक या चीनी के कण क्या होंगे, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक याद रखिएगा चीज कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर केवल विलायक के कण ही जाते हैं। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से हो करके किसके कण जाएंगे, विलायक के कण जाएंगे, उस झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। एग्जाम्पल में आपका किशमिश है, अंगूर है, ठीक ना। जैसे अंगूर को अगर हम डाल देंगे पानी में तो वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब उसमें से जितने द्रव होते हैं यानी कि विलायक के कण, वो बाहर निकल जाते हैं। तो उसकी झिल्ली है, जो उस झिल्ली का नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक। तो इससे पहले हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली को समझें कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली इसका नाम है SPM। इसका मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM का फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक ना। अर्धपारगम्य झिल्ली को शॉर्ट में बोलते हैं SPM, ठीक। इसका परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के कण
जाते हैं। ठीक, तो उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। या एसपीएम। ठीक, जैसे में आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, किशमिश है, अंगूर है, आदि, जैसे में। ठीक, तो ये तो हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। लेकिन इसी के माध्यम से हम लोग परासरण को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लोग एक चीज समझेंगे कि अधिक सांद्रता वाले विलयन और कम सांद्रता वाले विलयन समझेंगे। ठीक ना, तनु विलयन और सांद्र विलयन तो समझे। अब यहाँ हो गया कम सांद्रता और यहाँ हो गया अधिक सांद्रता वाला विलयन। जब विलायक के कण, ठीक ना, दो विलयनों में जब विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाता है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाता है, तो इसके प्रवाह को ही बोलते हैं परासरण। ठीक ना, विलायक के कण को सीधा सीधा समझिए कि विलायक का कण जो होता है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करता है, लेकिन किसमें से होकर जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार, अर्धपारगम्य झिल्ली को आर पार करता है। तो इसकी आर पार करने की जो क्रिया होती है वही कहलाती है क्या, परासरण। ठीक ना, तो हम लोग लिखेंगे कि जब विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ ना अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। ठीक ना, तो इस डिफिनेशन को लिख लेते हैं कि परासरण क्या होता है। जब परासरण हेडिंग लगा लेते हैं, परासरण जब विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवाहित होते हैं, तो इस प्रवाह को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। परासरण दो प्रकार का होता है। पहला है अंतःपरासरण और दूसरा है बाह्य परासरण।
अंतःपरासरण, बाह्य परासरण क्या होता है? अंतःपरासरण में भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और बाह्य परासरण भी करेगा तो अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। ठीक, अंतःपरासरण में किशमिश इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे होता है समझिए। जैसे है, जैसे बोल रहे हैं वैसे डिफिनेशन इसका लिखेंगे। जैसे किशमिश को जब हम जल में डालते हैं तो किशमिश के अंदर जो है, देखिए जल में किशमिश डाल रहे हैं तो जल के जो कण हैं वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, तो अंदर प्रवेश कर रहे हैं यानी कि अंतःपरासरण हो रहा है। ठीक ना। किशमिश को जब जल में डालते हैं तो किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो किशमिश का फूलने का मतलब है कि उसमें क्या हो रहा है? अंतःपरासरण हो रहा है। ठीक ना। तो इसलिए हम लोग इसका किशमिश बेस्ट एग्जाम्पल लिख लेंगे और इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से लिख भी सकते हैं। इसका परिभाषा कि जब किशमिश को हम जल में डालते हैं तो जल के कण किशमिश में प्रवेश हो जाते हैं जिसके कारण किशमिश फूल जाती है। ठीक ना। जहां कौन सा क्रिया हो रहा है? अंतःपरासरण क्रिया हो रहा है। ठीक, इस क्रिया को कहते हैं अंतःपरासरण। बाह्य परासरण की बात करें तो अंगूर है। अंगूर को जब जल में डालते हैं तो कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद अंगूर सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ने का कारण यह है कि जो अंगूर के अंदर जो है द्रव के कण हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, इसीलिए वो सिकुड़ जाता है। तो वही बाहर निकलने की क्रिया जो उसकी होती है वो क्या हो गया? बाह्य परासरण। तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अंगूर है। ठीक, अंगूर जो है, अंगूर को जल में डालते हैं, इसको लिख सकते हैं आराम से कि अंगूर को जब जल में डालते हैं तो अंगूर के जो द्रव के कण हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं जिसके कारण अंगूर सिकुड़ जाता है। तो यह क्रिया कहलाती है बाह्य परासरण। ठीक, तो इस तरह से परासरण के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब कि परासरण दाब क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग परासरण दाब। परासरण दाब ठीक, एक लाइन में इसका जो है डिफिनेशन है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही कहते हैं परासरण दाब। देखिए जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली है या ऐसे भी कह सकते हैं, इधर से मान लो परासरण क्रिया हो रही है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, ये मान लो अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो ये परासरण जो हो रहा है, परासरण की क्रिया, तो परासरण द्वारा बोलेंगे हम लोग। परासरण द्वारा जो अर्धपारगम्य झिल्ली पर, ठीक ना, दाब लगाया जाता है इसको पार करने के लिए, तो उसी दाब का नाम है परासरण दाब। या परासरण द्वारा जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ परासरण की क्रिया होती है, तो इस परासरण द्वारा जो अधिक सांद्रता वाले विलयन के कण हैं उस पे जो दाब लगाया जाता है तो उसे कहते हैं परासरण दाब। यानी कुल मिला के परासरण द्वारा लगाया गया दाब या परासरण पर, ऐसे भी कह सकते हैं, परासरण पर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं परासरण दाब। तो आप लिख सकते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण कुछ ना कुछ आर पार तो होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो दाब डालता ही होगा अर्धपारगम्य झिल्ली। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
लगाया गया न्यूनतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग का परासरण दाब खत्म और ये चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर।